अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और नॉन डिबेटेबल टॉपिक्स के थीसिस स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल्स को भी देख लिया था। आज हम आउटलाइन पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं उनकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिबेटेबल टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स होते हैं। डिबेटेबल टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे एक से ज़्यादा मौक़िफ़ मौजूद होते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो, आपने तो एक स्टांस लेना होता है ना। आप अपने स्टांस की वजूहात तो बताते ही बताते हो, साथ में दूसरे बंदे के या दूसरे लोगों के क्या व्यू पॉइंट्स हैं उनको भी आपने लाजमी डिस्कस करना होता है। और वो डिस्कस करते हुए आप अपने व्यू पॉइंट को वैलिडेट करते हो आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए और एविडेंसेस के ज़रिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एंटी थीसिस अपने थीसिस स्टेटमेंट में लाजमी मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि आपने इसको बॉडी पैराग्राफ्स में और आउटलाइंस में सेपरेट आप लिखते हो, वो ज़रूरी है। उसके बगैर आपका ऐसे पास नहीं होता जो डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं। जबकि यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट में एंटी थीसिस को मेंशन कर देना एक अच्छी बात है, आपके पास होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो नॉन डिबेटेबल टॉपिक्स थे उनका स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था कि सबसे पहले आपका स्टांस होता है, नंबर 2 पे आप स्टांस की क्या बताते हो, वजूहात बता देते हो। जबकि जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं इनके थीसिस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर ये होता है कि आप पहले क्या लिखते हो, एंटी थीसिस लिखते हो, ठीक है। आपका जो अगेंस्ट पर्सपेक्टिव मौजूद है, आपके मौक़िफ़ के अगेंस्ट जो मौजूद है, उसके बाद आप अपना स्टांस लिखते हो और अपने स्टांस की क्या करते हो, रीज़न्स बता देते हो। अब चूँकि आपकी बात ज़्यादा अहम है, आपने अपने मौक़िफ़ को बयान करना है एग्जामिनर के सामने, तो जो आपका स्टांस है ना उसको आप हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज में लिखोगे, ठीक है। क्योंकि आपने साथ में उसको रीजंस भी तो बतानी है ना। और आइडियली थीसिस स्टेटमेंट 1 या 2 सेंटेंसेस पे ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो एंटी थीसिस है ना, चूँकि आपके नज़दीक ये इतना अहम नहीं है, आपने तो अपने मौक़िफ़ को वैलिडेट करना है ना, लेकिन आपने मेंशन लाजमी करना है, बताना है एग्जामिनर को कि भाई मुझे पता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, डिपेंडेंट क्लॉज में या डिपेंडेंट फ्रेज में लिख दोगे। स्टार्टिंग इससे ले लो, ठीक है, डिपेंडेंट फ्रेज या डिपेंडेंट क्लॉज में लिख के साथ आप अपना स्टांस दे दो और उसके बाद क्या है, अपने स्टांस की क्या बता दो, रीजंस बता दो। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, एजुकेशन इज़ द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है कि भाई देखना है ये टॉपिक क्या है, डिबेटेबल है या नॉन डिबेटेबल है। अब आप कहते हो कि नहीं ये नॉन डिबेटेबल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये डिबेटेबल है। क्यों डिबेटेबल है? कि भाई मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी जो है ना वो एजुकेशन से ही आए। मैं कहूँगी कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी फार्मूलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी गवर्नेंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उससे भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी आ जाएगी। रूल एंड लॉ एग्जिस्ट करेगा तो भी सोशल स्टेबिलिटी आएगी। तो मैं कहूँगी कि नहीं, एजुकेशन आप नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक सिंगल फैक्टर है, ऐसी बात नहीं है। ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये ज़्यादा अहम है, मेरा व्यू पॉइंट ये हो सकता है। तो जब आप इस तरह से टॉपिक को एनालाइज करते हो तो आपको समझ आ जाती है कि टॉपिक डिबेटेबल है या नॉन डिबेटेबल है। अब ये टॉपिक क्या है, ये डिबेटेबल है। तो अब थीसिस स्टेटमेंट इसकी देख लेते हैं। वाइल सम आर्ग्यू दैट एजुकेशन इज़ नॉट द सोल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी, ये मैंने क्या कर दिया, इसको जो डिपेंडेंट क्लॉज है मैंने उसमें लिख दिया, अपना एंटी थीसिस लिख दिया। याद रखना है आपने एंटी थीसिस में इसकी वजूहात नहीं बतानी है कि वो लोग अपने इस पर्सपेक्टिव या व्यू पॉइंट का क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। सिंपल आपने बता देना है कि भाई ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये जो मैंने रेड किया है ये आपका एंटी थीसिस है। उसके बाद इट रिमेन्स द कॉर्नर स्टोन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये क्या है, ये मेरा स्टांस है कि मैं कहती हूँ कि भाई नहीं, ये तो फाउंडेशन है एजुकेशन, इसके बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। ये मैंने अपना स्टांस दे दिया। अब आगे इक्विपिंग सिटीजन्स विद एसेंशियल स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉस्टरिंग सिविक वैल्यूज दैट मेक अ सोसाइटी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। अब मैंने क्या कर दिया, अपना स्टांस बता दिया और साथ ही मैंने क्या कर दिया है, कंट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज में अपने आर्ग्यूमेंट्स भी दे दिए कि मेरे आर्ग्यूमेंट की वजह ये है। अच्छा, मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट्स मौजूद थे, मेरे पास जो एविडेंसेस मौजूद थे, वो मेरे इस व्यू पॉइंट पे थे कि एजुकेशन ही सोशल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है। जबकि आपने अगर कोई ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं जहां आप
जो एंटी है, मेरा एंटी है, उसको आप अपना थीसिस बना लेते हो, और जो मेरा थीसिस है उसे आप एंटी बना लेते हो, और आप एंड तक बिल्कुल ठीक प्रूफ कर देते हो, तो भी आपका ऐसे पास हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर का व्यू पॉइंट है वो कहे कि नहीं जी, अगर अगले बंदे ने भी यही मौक़िफ़ लिया है तो ही मैं इसको पास करूँगा। असल मकसद अपने व्यू पॉइंट को वैलिडेट करना होता है, आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए प्रूव करना होता है, एग्जाम्पल्स देनी होती हैं, केस स्टडीज़ देनी होती हैं, एविडेंसेस देनी होते हैं। अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव कर पाते हो तो एग्जामिनर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने स्टांस क्या लिया है, उसने सिर्फ ये देखना है कि आपने अपने स्टांस को प्रूव कैसे किया है। ठीक हो गया। अब इस पे आप 2-3 एग्जांपल्स और देख लीजिएगा, मैं लिंक में वीडियो का लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। पहले मेरे ख्याल में 3 या 4 एग्जांपल्स मैंने डिबेटेबल पे डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस करके मुझे मेल कर सकते हैं, मैं एवेलुएट भी कर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं आउटलाइन पे। अब सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि टॉपिक हमारे सामने आया, हम उसको नैरो डाउन करते हैं, नैरो डाउन करके हम उस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, आंसर करते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हमारा थीसिस स्टेटमेंट क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर है जो कि एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी है ना, उस स्टेटमेंट पे हम क्वेश्चन रेज करते हैं और उस पर आंसर करके थीसिस स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक हो गया। अब जो थीसिस स्टेटमेंट है जो हमने लिखी है 2 या 3 या 4 लाइनों में, वो थीसिस स्टेटमेंट एक्सपैंड होती है, उसको हम एक्सपैंड करते हैं। जब हम उसको एक्सपैंड करते हैं तो वो क्या करती है, हमारी आउटलाइन बन जाती है। यानी कि हमारी आउटलाइन क्या है, थीसिस स्टेटमेंट की ही एक्सपेंशन होती है। उसके अलावा आउटलाइन क्या है, आउटलाइन आपके होल ऐसे को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, आपने पूरे ऐसे में क्या लिखा है उसकी रिफ्लेक्शन आपके आउटलाइन में मौजूद होती है। यही वजह है कि अक्सर आपने सुना होगा बहुत से टीचर्स से कि आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट, आपने अपना इंट्रोडक्शन, आपने अपना जो आउटलाइन है, अगर आपने ये 3 चीज़ें बिना मिस्टेक्स के लिख दी हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, टॉपिक ठीक से क्रैक किया है, और इसके अलावा कोई पैरेललिज्म या कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आपका ऐसे पास हो जाता है। इसके बाद आउटलाइन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखते हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के नीचे बच्चे थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं। आपको याद होगा मैंने थीसिस स्टेटमेंट के लेक्चर में प्लेसमेंट को डिस्कस नहीं किया था कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखनी चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे बेहतर तरीका यही है कि इंट्रोडक्शन के जब आप आउटलाइन लिख रहे होते हो, आपने इंट्रोडक्शन लिखा है तो उसके नीचे ही आप अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो रहा होता है वहीं पे वो अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई शायद एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि हमारा थीसिस स्टेटमेंट क्या है। और मतलब कुछ बच्चों को डर होता है कि शायद हमारा थीसिस स्टेटमेंट ठीक नहीं है और एग्जामिनर थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के ही हमें फेल ना कर दे। लेकिन बेहतर यही है कि आप आउटलाइन में इंट्रोडक्शन के नीचे थीसिस स्टेटमेंट को लिख दो। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या करंट सिचुएशन। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या करंट सिचुएशन, ये दो हैं ऑप्शनल, इनको हम कहते हैं बेस पैराग्राफ्स। आपने सुना होगा कि हम एग्जामिनर या कुछ टीचर्स कहते हैं कि भाई जनरल टू स्पेसिफिक आपने मूव करना है। तो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करने से क्या मुराद होता है कि आप नैरो डाउन करते जाते हो। ठीक है, नैरो डाउन करते करते आप कहाँ पे आते हो, अपने टॉपिक पे आ जाते हो। जनरल से स्टार्ट करते हो और फिर स्पेसिफिक हो जाते हो। तो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, कुछ 2 या 3 बेस पैराग्राफ्स लिखते हो। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का ऐसे और कितने वर्ड्स का ऐसे आया है। अगर तो 100 मार्क्स का है और 2500 या 2000 वर्ड्स का लिखना है तो आप 2 से 3 बेस पैराग्राफ लिख सकते हो। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हर टॉपिक पे नहीं आएगा। लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, किसी वार से रिलेटेड, किसी 2 कंट्रीज़ के रिलेशनशिप पे आ गया तो उस पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। करंट सिचुएशन लाइक अगर इकोनॉमी पे आ गया, डेमोक्रेसी पे आ गया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे आ गया, एजुकेशन क्राइसिस पे आ गया, इस तरह की चीज़ों पे जब आ गया तो करंट सिचुएशन लिखना फिर ज़रूरी होता है। आप इस तरह से फिर अपने टॉपिक पे आते जाते हो। तो 2 से 3 आपके क्या होंगे, बेस पैराग्राफ्स हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, डिमांड ऑफ दी ऐसे, इसको हिट ऑन द टॉपिक भी बोलते हैं, टॉक ऑन द टॉपिक भी बोलते हैं। यानी कि जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा फिर आप डायरेक्टली उसको हिट करते हो। उसके बाद अगर वे फॉरवर्ड, अगर आपको लगता है कि टॉपिक ऐसा है जिस पे ज़रूरी है वे फॉरवर्ड्स देना, तो आप वे फॉरवर्ड भी देते हो। उसके बाद कंक्लूजन। अच्छा, वे फॉरवर्ड के बाद कुछ बच्चे क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख लेते हैं। अगर आपको लिखना आता है तो आप क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख सकते हो और उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है। इसमें टॉपिक के मुताबिक, मार्क्स के मुताबिक, वर्ड्स के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह ही रहता है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही वाली जो हमने पीछे देखी थी, एजुकेशन इज़ द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने पीछे लिख दिया वही आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अ कंट्री, हाउ इज़ एजुकेशन लिंक टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी। अब मैंने क्या किया है, ये दोनों अपने बेस पैराग्राफ ऐड कर दिए। पहले मैं एजुकेशन का बता दूंगी कि भाई एजुकेशन किसी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ में क्या करूँगी कि एजुकेशन को लिंक्ड कर दूँगी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और सोशल स्टेबिलिटी के साथ। अपने उस बेस पैराग्राफ में मैं कोई एग्जाम्पल दे दूँगी कि भाई इस कंट्री ने इस तरह एजुकेशन पे काम किया और उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और सोशल स्टेबिलिटी इस हद तक इम्प्रूव हुई है, इस तरह करके। ये मेरे दो हो जाएंगे क्या, बेस पैराग्राफ, यानी कि मैं नैरो डाउन करती आ रही हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक मूव कर रही हूँ। नंबर 4 पे मैं अपना वो जो मेरा स्टेटमेंट आई है अपने टॉपिक पे बात करूँगी, स्पेसिफिक हो जाऊंगी। हाउ इज़ एजुकेशन द ड्राइविंग फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी उसने दो चीज़ें पूछी हैं, एजुकेशन को लिंक्ड किया इकोनॉमिक ग्रोथ से एंड सोशल स्टेबिलिटी से। तो मैंने क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ पॉइंट्स लिख देने और कुछ पॉइंट्स मैंने सोशल स्टेबिलिटी के लिख देने हैं। हाउ इज़ एजुकेशन द ड्राइविंग फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं। नंबर 1, डेवलपिंग स्किल्ड वर्कफोर्स, फोस्टरिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीजिंग जीडीपी ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया है, डेवलपिंग स्किल्ड वर्कफोर्स के नीचे एविडेंस लिख के आगे ऑप्शनल लिख दिया। इससे मुराद ये है कि कुछ बच्चे जिनको हर पॉइंट का उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने 6 आर्गूमेंट्स लिखे हैं और कि 6 के 6 आर्गूमेंट्स के पास उनके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे पहला आर्गूमेंट लिखा है ना, डेवलपिंग स्किल्ड वर्कफोर्स, उसके नीचे एविडेंस लिख के और 2-3 लाइंस में अपने एविडेंस को साथ ही यहीं पे मेंशन कर देंगे आउटलाइन में, और बाद में उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे अपने बॉडी पैराग्राफ में। तो ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आउटलाइन में ही एविडेंस, एग्जाम्पल या केस स्टडी लिखनी है, ये ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे आर्गूमेंट्स भी लिख सकते हो। अब ये 2 चीज़ें थी, तो मैंने क्या किया, 3 आर्गूमेंट दे दिए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे और 3 मैंने दे दिए सोशल स्टेबिलिटी पे। तो 6 पैराग्राफ मेरे ये बन गए। 2 मैंने क्या किए हैं, बेस पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं और एक मेरा कंक्लूजन का, या अगर मैं क्रिटिकल एनालिसिस लिखना चाहती हूँ तो एक मेरा वो हो जाएगा। बेसिकली अगर 100 मार्क्स का ऐसे या 2500 या 2000 तक वर्ड्स हैं तो आप अपने आर्गूमेंट 6 से 12 तक लिख सकते हो, इससे ज़्यादा या इससे कम आपको नहीं लिखने चाहिए। और एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जेरेंट फ्रेज में लिखा है, डेवलपिंग, फोस्टरिंग, इंक्रीजिंग, तो ये पैरेललिज्म है। अगर आपने अपने आउटलाइन में एक हेडर में इन्फिनेटिव फ्रेज से स्टार्ट किया है तो आपने कोशिश करनी है सारे आर्ग्यूमेंट्स इन्फिनेटिव फ्रेज में ही हों। अगर आपने जेरेंट फ्रेज से स्टार्ट किया है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स जेरेंट फ्रेज में ही हों। इसको हम पैरेललिज्म बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक हेडर के नीचे जो यूज़ किया है, सेंटेंस लिखा है, फ्रेज़ लिखी है या इन्फिनेटिव फ्रेज़ लिखी है, वही आपने जो आपका दूसरा मेन हेडर है उसके नीचे लिखना है। लेकिन बेहतर यही है कि आप सभी कोशिश करो एक ही तरह से लिखो। दूसरा मैंने इसको दूसरा जो हमारा था कि एजुकेशन सोशल स्टेबिलिटी को कैसे प्रमोट करती है, इस पे भी 3 आर्ग्यूमेंट है और इसको भी मैंने जेरेंट फ्रेज में ही लिखा है। इसको मैं इन्फिनेटिव में भी कर सकती थी, सेंटेंस बेस्ड भी कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने जो पहले वाला पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके साथ ही इसको पैरेलल रखा है। फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ, रिड्यूसिंग क्राइम रेट्स, प्रमोटिंग सोशल कोहेजन एंड इंक्लूसिविटी। अब हर पॉइंट के नीचे आप अपनी एग्जाम्पल, केस स्टडी या एविडेंस लिख सकते हो। अगर आप क्लियर हो कि कौन सी रिपोर्ट किस ईयर की, किस कंट्री की दे रहे हो, तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने आगे बॉडी पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन किया हुआ होगा। उसके बाद अच्छा, अब बात आती है एंटीथीसिस की। वहाँ शुरू में मैंने मेंशन नहीं किया था एंटीथीसिस, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर मैंने जहाँ पे लिखा था, उसकी वजह ये थी कि कुछ टॉपिक डिबेटेबल और कुछ नॉन डिबेटेबल होंगे, तो सब पे तो एंटीथीसिस एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चूंकि ये टॉपिक हमने देखा था कि ये डिबेटेबल है, इस पे एंटीथीसिस एग्जिस्ट करता है, और जिस टॉपिक पे एंटीथीसिस एग्जिस्ट करता है उसको आउटलाइन में मेंशन करना ज़रूरी है। एंटीथीसिस का एक सेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ऑन वर्ड ग्राउंड्स क्रिटिक्स कंटेंट एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द सिंगल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी। अब ये क्या है, ये एंटीथीसिस है कि मैं कहूँगी कि भाई जो दूसरे हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो मेरे अगेंस्ट व्यू पॉइंट रखते हैं, वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं क्या करूँगी, वो उनका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है ना, मैं उनका आर्ग्यूमेंट लिखूँगी और उनके आर्ग्यूमेंट को क्या करूँगी, रेफ्यूट करूँगी या रिबटल करूँगी अपने आर्ग्यूमेंट के साथ। तो ये एटलीस्ट आप 2 लिख दो तो इनफ है, ज़रूरी नहीं है 2 से 3 हो सकते हैं, इस 3 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आपका टाइम और आप जो वर्ड काउंट है वो मैनेज नहीं कर पाओगे। तो 2 से 3 इनफ है। पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा है,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी। तो मैं इसको रिफ्यूट या रिबटल कर दूंगी कि जो एजुकेशन है वो एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल राइट्स और अवेयरनेस वगैरह के बारे में। जब उनको अवेयरनेस होती है तो इस तरह जो स्टेबल पॉलिटिकल कल्चर है वो माशरे में परवान चढ़ता है। दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट, इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी, और मैं फिर इसको अपने आर्ग्यूमेंट के साथ रिफ्यूट कर दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 4 या 5 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं आप उन 4 से 5 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को ही लिखो। आपने उनमें से जो दो बेसिक, जो 2 प्राइमरी आपको लगेंगे, आपने वो मेंशन करना है, या आपने वो 2 मेंशन करने हैं, वो 2 या 3 मेंशन करने हैं जिन पे आपको लगता है कि आपके पास जो रिबटल है या आपका जो रेफ्यूटेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौजूद है। और इस एंटीथीसिस के बाद हमारा लास्ट हेडर क्या बन जाएगा, कंक्लूजन बन जाएगा, क्योंकि इस पर वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे फॉरवर्ड लिखना होगा तो हम कंक्लूजन से पहले क्या करेंगे, एंटीथीसिस के बाद वे फॉरवर्ड लिख देंगे और उसके बाद हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। अब एक एग्जांपल हमने ये आज कर ली है, 1-2 एग्जांपल्स आपने खुद से लिखनी है और मुझे मेल करनी है, मैं एवेलुएट कर दूँगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स मज़ीद आउटलाइन पे करेंगे, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।